You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. देखो, अभी का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो डिस्कशन का मेन पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोस्कोप में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो अच्छे से आज का लेक्चर अपने को करना है और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आज हम लोग करेंगे। बिफोर कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के बाद से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का मतलब स्कोप बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ के पहले तक ये जो चीजें हैं ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर करती है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, उसको आंसर करने में हमको कैसे सोचना है इससे मदद मिलती है। इसलिए कूलम्ब्स लॉ वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट टुडे। आज हम लोग चार्ज के बारे में, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी के बारे में, देयर आर डिफरेंट वेज टू चार्ज अ बॉडी उसके बारे में, इलेक्ट्रोस्कोप जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्कोप से हमने देखे हैं, उसके बारे में बात करने वाले। जिन बच्चों को सपोज कुछ लोग तो क्लास में इलेक्ट्रोस्कोप इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, और कुछ लोग अगर इंट्रोड्यूस करते भी हैं तो बच्चों को उनमें डाउट रहता है, टीचर ने क्या बता दिया, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर को अपने को बहुत अच्छे से करना है कि अगर क्लास में तुम लोग का कोई डाउट रह गया हो तो अपने को पूरा यहाँ क्लियर होना चाहिए। So most of the students have joined already. We should start now. देखो, मॉर्निंग वाले क्लास में हमने आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीजें हमने बताई थी। स्केलर क्वांटिटी होता है, ये ऑब्वियस सी बात है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, लेकिन उसके पहले टाइप ऑफ मटेरियल, ये दो चीजें हम लोग को बार बार काम आएंगी और इसलिए मैं इसको अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। और ये जो डेफिनेशन है ये आपका अगले 5-6 चैप्टर तक काम आने वाला है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। There are two types of material. एक को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर,
और दूसरे को बोलते हैं इंसुलेटर। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक। अभी हमारा जो डिस्कशन है वो पूरा का पूरा कंडक्टर के ऊपर फिक्स रहेगा। डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ऐसा मान के चलो कि जो कंडक्टर नहीं है वो डाई इलेक्ट्रिक है। और इंसुलेटर वर्ड मतलब हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, डाई इलेक्ट्रिक ही यूज किया जाता है। खैर अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस कंडक्टर पर है। अगर मैं इन जनरल पूछूं व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं, हु इज गोइंग टू गिव मी द आंसर, व्हाट इज कंडक्टर? देखिए आंसर देने में आप अगर मतलब हेजिटेट करेंगे, आप आंसर जानते हुए भी नहीं देंगे तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। जिनको आंसर्स पता है वो लोग डेफिनेटली ट्राई टू आंसर, आपके आंसर में कुछ करेक्शन पॉसिबल है तो वो भी होगा, और आपका जो एक हेजिटेशन है वो भी कम होगा। मैं अभी बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस क्लास में जो क्लास 11th में थे अभी नहीं दिख रहे हैं, और उनके नहीं दिखने का अगर एक वजह मैं अगर समझ पाया अभी तक तो वो यही है कि उन्होंने क्लास में कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया। ऑनलाइन क्लास का सबसे जो पहला फंडा है वो यही है कि यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू टॉक। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी न्यूमेरिकल दिया हमने तो आपको उसमें प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आई एम नॉट सीइंग योर कैमरा इवन, आप कहाँ बैठे हो, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, डिवाइस के सामने हो या नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। जब तुम बोलते हो, जब तुम रिस्पॉन्स करते हो तभी मुझे समझ में आता है कि तुम कितने कॉन्सेंट्रेटेड हो। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन हो, अगर आंसर हमको थोड़ा बहुत भी आता है तो वी हैव टू जस्ट रेज योर हैंड्स, और उसके बाद जितना हमको समझ में आता है अगर हमको मौका मिला तो हम आंसर करेंगे, तभी जाके ये क्लासेस का मतलब बन पाएगा, अदरवाइज एडवांटेज नहीं ले पाओगे। ओके, मैं हर्षिता आप एक बार बताइए व्हाट इज कंडक्टर? Sir, which allows flow of charge. ओके, आर्या आप बताइए। माइक, हाँ बताइए। माइक का कुछ इशू लग रहा है बच्चे आपका। वो भी आप बताएं। सर, हाँ अभी आ रही है आवाज, बताइए। सर जिनके कंडक्शन जोन और वैलेंस जोन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, कंडक्शन जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, ओके फाइन, विल कम टू इट। तो देखो कंडक्टर्स के बहुत सारे डेफिनेशन है, और ये कोई ऐसा टर्म नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन कौन सा डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी के बाद जब भी कंडक्टर का जिक्र आएगा तो हमको कौन सा डेफिनेशन को ही दिमाग में रख के सोचना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्टर्स आर मटेरियल्स which has very large number of free electrons। मैं एक लाइन लिखता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। Materials having huge number of free electrons। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, और जब भी कोई क्रिस्टल बनता है, लाइक सपोज कॉपर का एक एटम है, उसने मॉलिक्यूल बनाया, और वो जब एक कॉपर का क्रिस्टल बनता है, कॉपर एक तरीके से मान लो एक कॉपर का सिलेंड्रिकल वायर हमने लिया है, इसको बोलेंगे एक तरीके से क्रिस्टल, उसमें वो लोग फ्रीली मूव करते हैं तो उनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब सोचो एक कॉपर एटम में हमको एक या दो फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, और ऐसे कितने सारे कॉपर एटम, तो कायदे से दे आर लाइक इनफाइनाइट। और इनका मूवमेंट कैसा होता है, कायदे से अगर देखा जाए तो इनका मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि गैस मॉलिक्यूल्स का एक कंटेनर हो। हमारे पास एक कंटेनर है या फिर एक रूम है, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है, तो एक कंटेनर के अंदर जैसे गैस मॉलिक्यूल रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में कोलिजन करते हैं, एक तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये भी ह्यूज नंबर में होते हैं और ये भी रैंडम मोशन कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर। और हमारे लिए यही जो लाइन है दैट इज गोइंग टू वर्क इन द इंटायर चैप्टर, मटेरियल हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर क्या है? जो कंडक्टर नहीं है वो इंसुलेटर है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो इंसुलेटर है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं है इंसुलेटर है या डाइलेक्ट्रिक है। तो मटेरियल्स विच आर नॉट कंडक्टर आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। बिल्कुल ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, या तो वो कंडक्टर है या फिर वो डाइलेक्ट्रिक। और जहां तक बात है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, आपने बिल्कुल सही कहा, दैट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। जो हम लोग सेमीकंडक्टर जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें सेमीकंडक्टर के कंडक्शन को समझने के लिए एक थ्योरी डेवलप की गई जिसको लोग बैंड थ्योरी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ये क्या होते हैं। अभी मैं ज्यादा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में नहीं बोलूंगा, सिर्फ वैलेंस शेल आप बोल सकते हो। वैलेंस शेल जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंसी। इस तरीके से केमिस्ट्री में आप लोगों को चीजें सिखाई गई होंगी। तो इंसुलेटर्स आप लिख सकते हो, मटेरियल्स व्हिच आर नॉट कंडक्टर आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। Materials which are not conductors are insulators or dielectric. अब ये जो लाइन है ना, इसी के परपेक्ष में जितनी भी बातें मैं करने वाला हूं उसको सोचना है। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है? तो इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो है बाई सिंपली रबिंग। हमने देखा था फर को अगर हम प्लास्टिक रॉड के रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसी तरह से सिल्क को अगर ग्लास रॉड पर रब करते हैं तो उस पर ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमारा जो चेयर पर बैठना होता है, हमने पहले क्लास में ही एग्जांपल दिया था कि जब हम फाइबर की चेयर पर बैठते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो रादर फैब्रिक है, वो रब होता है और रबिंग के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहां पर होता है, क्योंकि ट्रांसफर तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जब हम सोफा पर बैठते हैं तो सेम चीज वहां पर ही होता है। बहुत बार आपने देखा होगा, आई डोंट नो हाउ क्लोजली यू ऑब्जर्व थिंग्स, जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, अगर उसमें कुछ इस तरह के कपड़े जिसमें थोड़े से रोए जैसे हो, मतलब फर जैसी चीजें हो, उसको अगर नॉर्मल कपड़े के साथ अगर धो दिया जाए तो देखोगे कि जो ब्लैक कपड़ा है या इस तरह का जो कपड़ा होता है उसमें काफी सारे ऐसे चिपक जाते हैं। वो कितना भी हटाओ उसको उससे नहीं हटते हैं। कभी ऐसा ऑब्जर्व किए हो? और ये भी बहुत ही बड़ा सरदर्द होता है। मतलब दिस इज रियली, कपड़ा बिल्कुल धुल जाएगा तब भी लगेगा कि बिल्कुल गंदा ही है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर हर चीज फाइबर का बना होता है, फाइबर बॉडी होती है। और उसको रेक्टिफाई करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप उसमें कुछ एल्यूमिनियम फॉइल जो हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पर, उसके बॉल बना के डाल दो। एल्यूमिनियम फॉइल को ऐसे फोल्ड कर करके ऐसे बॉल बना के अगर तुम उसके अंदर डाल देते हो तो वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। तो वो जो चीजें हो रही थी बिकॉज ऑफ चार्ज, वो चार्ज के कारण चिपक जा रहे थे। और जब हम एक कंडक्टर, एल्यूमिनियम फॉइल इज व्हाट, कंडक्टर, हमने एक कंडक्टर दे दिया तो सारे चार्ज को इसने एक्यूमुलेट नहीं होने दिया, अपने ऊपर ले लिया। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इसलिए वो जो प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो रोए होते हैं वो चिपक जाते हैं कपड़ों पर, वो नहीं चिपकते। दिस इज नॉर्मल है। तो रबिंग इज वन टेक्निक। दूसरा है कंडक्शन। द सेकेंड वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज कंडक्शन। कंडक्शन का क्या मतलब है, इस पर ही बातें हो चुकी है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये बॉडी है,
ये दूसरा बॉडी है और कुछ चार्ज यहाँ पर इस बॉडी पर है, लेट्स से प्लस। मैंने कल इस पर बहुत सारी बातें की है, आज ही किया है मैं, तो इस पर आप बिल्कुल भी सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं है कि अगर हमने इसको किसी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, सपोज दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, और डायरेक्टली हमने इसको कनेक्ट कर दिया, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम चार्ज मे मूव फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी और दिस बॉडी टू दिस बॉडी। ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज का फ्लो हो ही ना, बट हम उसमें नहीं जाना चाहते कि होगा नहीं होगा क्या होगा। लेकिन इन जनरल अगर हमसे पूछा जाए तो अगर हम स्विच क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी मूवमेंट ऑफ चार्ज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। अब ये जो हमने किया है इस चीज में और डायरेक्टली इन दोनों को टच कर देने में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अगर हम इन दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लेके आ गए तो जो बात होगा, और हमने एक कंडक्टर से इसको कनेक्ट किया तो जो बात होगा, ये दोनों एक ही बात है। इसलिए कभी भी जब क्वेश्चन में आता है कि हमने कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिया है या फिर डायरेक्टली टच किया है, चलो बराबर ही है। तीसरा जो कुछ है वो है, हमको अच्छे से समझना है इंडक्शन, और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है इंडक्शन। एक पूरा चैप्टर ही है इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI 6th या 7th चैप्टर होगा वो अपने डिस्कशन का। तो खैर उसमें एक अलग तरीके का फेनोमेना है, लेकिन इंडक्शन एक्चुअली होता क्या है ये समझने की जरूरत है। और ये जो फेनोमेना है इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इंडक्शन इज अ प्रोसेस विदाउट कांटेक्ट। जैसे होता क्या है, देखो अगर मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना, बिल्कुल स्फेरिकल शेप का होना जरूरी नहीं है, मैंने जस्ट आपको एक ड्रॉ करके दिखाया है, और इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पर हमने खड़ा किया है। ये हमारा टोटली इंसुलेटेड स्टैंड है, कोई भी चार्ज का फ्लो इस स्टैंड से नहीं होगा, दिस इज टोटली इंसुलेटेड स्टैंड। और ये बिल्कुल नॉर्मल कंडक्टर है, कंडक्टर। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी भी एक चार्ज बॉडी को, सपोज हमारे पास एक चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, तो पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम एक रॉड को जो कि चार्ज है इसके पास लेके आते हैं, टच नहीं कराते, सिर्फ पास लेके आते हैं, तो क्या करता है ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। क्या होगा, यहां पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सोचिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अगर वो यहाँ एक्यूमुलेट हो गए तो एक तरीके से इसके अपोजिट में एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ही हम इस चार्ज रॉड को कंडक्टिंग बॉल के पास लेके आते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर ड्यू टू अट्रैक्शन अट्रैक्ट होके यहाँ आ गए। ये जो रॉड है ना, इसने इसको होल्ड करके रखा हुआ है ड्यू टू अट्रैक्शन। और एक तरीके से बोला जाए कि पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, तो ये दूर चले गए। अब कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसको तो निकालना बड़ा मुश्किल है। उस तरीके से चीजों को अब नहीं देखना है। अब हमारा जो डिस्कशन होगा उसको देखने का जो तरीका है वो ये है कि हमारे पास एक निगेटिव चार्ज है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको चीजों को ऐसे ही देखना है। जब एक्सप्लेन करने की बात आएगी तो आई कैन एक्सप्लेन कि ये कैसे हो रहा है। जैसे मान लो इस कंटेक्स्ट में अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैसे एक्यूमुलेट हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले इस रीजन में, ये जो रीजन था इसमें ऑलरेडी न्यूट्रल था ये। अब इधर के इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो
तो यहाँ पर क्या छोड़ देंगे, पॉजिटिव चार्ज ही छोड़ेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अभी भी बॉडी नेट चार्ज ऑन द बॉडी क्या है, 0। अभी वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल। लेकिन ये जो फेनोमेना हुआ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कुछ नहीं है, अभी अभी जब इस बॉडी को, ये जो चार्ज बॉडी है, चार्ज रॉड है, इस रॉड को इसके पास जब लेके आए, सिर्फ पास लेके आए, तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या हुआ कि इसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया। पॉजिटिव चार्ज दूर भागना चाहते हैं बट जगह नहीं है, और कहां जाएगा, कंडक्टर को छोड़ के नहीं जाएगा। कंडक्टर के अंदर ही जितना दूर जा सकता था वो चला गया, और ये जितना पास आ सकते थे उतना पास आ गए। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉन यूनिफॉर्म है। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी है वो एक एक वर्ड का मतलब समझ रहे होंगे। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे इसको और पास लाएंगे, ये यहाँ पर ये जो नंबर डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, और ये पूरे रीजन में नंबर डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन अभी भी कंडक्टर पर नेट चार्ज 0 है, अभी भी कंडक्टर न्यूट्रल है, चार्ज नहीं हुआ है। ये जो फिनोमेना हो रहा है इसको बोलते हैं इंडक्शन। अब हम क्या करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू चार्ज अ बॉडी बाय इंडक्शन। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर इस रॉड को बिना हटाए, अब क्या करोगे, अगर मान लो कि ये ऐसा हुआ पड़ा है, तुम रॉड को वापस खींच लो, वापस इधर लेके चले आओ, ये वापस से वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। ये जो निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है फिर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, सब कुछ खत्म, पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही। फिर रॉड को पास लेके आएंगे, फिर से ऐसा सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या किया, हम रॉड को दूर नहीं लेके गए, हम लोग यहीं पर इसको रखे हुए हैं, और हमने क्या किया, यहां पर एक अर्थिंग इस तरह से अर्थिंग लगा दी, और रॉड को हमने दूर लेके नहीं गए, अभी यहीं पर रखे हुए हैं, पास ही है रॉड, और अर्थिंग लगा दी। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, व्हेन वी क्लोज दिस स्विच, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये अर्थ में चला जाएगा। फिर से वही डाउट होगा कि सर आपने तो बोला था कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन आते हैं। चलो वैसे ही समझ लो, लेकिन तुम अगर बार बार उस लॉजिक पर जाओगे ना तो तुम हर बार कंफ्यूज होगे, एक्सप्लेनेशन आएगा वहीं से। बट नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉजिटिव को एक पॉजिटिव चार्ज की तरह, नेगेटिव को एक नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करो। तो मान के चलो कि जैसा इलेक्ट्रॉन है वैसा ही पॉजिटिव चार्ज है, जा रहा है मतलब जा रहा है, आ रहा है मतलब आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में सोचने लगोगे तो हर बार थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज पहले ही दूर जाना चाह रहे थे रिपल्शन के कारण, इनको एक रास्ता मिला, एक बाईपास रास्ता मिला दूर जाने का, चले जाएंगे सब। ये नेगेटिव चार्ज ये जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, इसको तो पकड़ के रखा है ये रॉड। जो रॉड है ये इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखा हुआ है, जाने नहीं देगा इसको। लेकिन ये तो ऐसे ही दूर भागना चाहते थे, चले जाएंगे सब। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा, और अर्थ को तो हमको पता ही है कि वो इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक फॉर द चार्ज है। तो होगा क्या, जितना चार्ज जाना है चला जाएगा, जितना चार्ज आना है आ जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो मान के चलो कि जितना वहां पर पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना नेगेटिव चार्ज चाहिए वो अर्थ से आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया उतने। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज चला गया या फिर नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर में आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जैसे ही रॉड को हम हटा दे या रहने दे, अगर हमने एक बार अर्थिंग कर दी तो इस कंडक्टर के ऊपर एक नेट चार्ज की बात आ जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये बात समझ आ रही है? जब हमने अर्थिंग कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में अगर सोचे
तो पॉजिटिव चार्ज चला गया। सोचो 5 कूलम नेगेटिव चार्ज था, 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज चला गया अर्थ में, तो अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया, तब भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। दूसरे तरीके से अगर सोचे कि नेगेटिव चार्ज अर्थ से आ रहा है, ऐसा भी अगर मान तो तुम सोचते हो कि चलिए सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो नेगेटिव चार्ज ऊपर आएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो यानी कि इतने एक्सेस नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके कारण तो एक नेट चार्ज बन ही जाएगा। तो एक बार जैसे ही हमने इसको अर्थ कर दिया, बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। और अगर हमने रॉड को उसके बाद हटा दिया तो ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर थोड़ा सा सेटअप अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए मेरा हाथ अभी बहुत अच्छे से नहीं चल रहा बच्चे, 1-2 दिन और लगेगा मुझे सब कुछ फिट करने में। उसके बाद हमने रॉड को हटा दिया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी बहुत सारी बातें हैं समझने को। जब तक तुम रॉड को नहीं हटाओगे तब तक ये बॉडी निगेटिवली चार्ज तो हो चुका है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। और जैसे ही हमने रॉड को हटा दिया, अब इस पर जो निगेटिव चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आया है अर्थ से नेगेटिव, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि रेगुलर शेप का बॉडी है इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं बार बार यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर जो जोर दे रहा हूं ना, इसलिए दे रहा हूं, भले ही आज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा हो, अभी के डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा ये मैटर नहीं करता, लेकिन तुमको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि बोल के ऐसा कुछ होता है। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल के भी कोई चीज होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज से 10 क्लास के बाद जब हम चीजों पर डेप्थ में और डिस्कस करेंगे तो हर एक पॉइंट पर डिस्कशन होगा। ये बार बार जो चार्ज हम आउटर सरफेस पर बना रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कंडक्टर में ये सारी चीजें होती है। ये जो हमारा बॉडी है ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर है ये, और कंडक्टर में चार्ज हमेशा सरफेस पर ही लाई करता है। अब ये सब बातें क्यों लाई करता है सर, तो ये पूरा एक डिस्कशन है। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारी बातें मैं आज सिर्फ बोलते बोलते बोल दूंगा, लेकिन इसका डिटेल डिस्कशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर करके एक टॉपिक सेकंड चैप्टर में, मतलब पोटेंशियल वाले चैप्टर में आता है, जिस पर कम से कम 5 से 6 क्लासेस में लेता हूं। अगर तुम लोग यूट्यूब वीडियोस पर जाओगे तो तुम लोग देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर 1, 2, 3, 4, 5, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर किसी बच्चे को वो पार्ट समझ आता है तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ आता है, और अगर वो पार्ट नहीं समझ में आता है तो उसका कभी कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो मैं अभी तो नहीं बोलूंगा कि तुम लोग जाके सारा वीडियो देखने लगो, नहीं, दिस इज नॉट फाइन। क्लासेस अटेंड करो। अगर जो लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हो क्लासेस में, तुम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तब जाके तुम उसके रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हो। और अगर वीडियो से तुम लोग को लगता है कि तुमने कुछ सीख लिया या तुमको समझ आ गया, प्लीज हिट लाइक जरूर हिट करो। सब्सक्राइब करो नहीं करो वो उसका ज्यादा दिक्कत नहीं है। लाइक करने से क्या होता है कि वो वीडियो थोड़ा पॉपुलर होता है, लोग जब सर्च करेंगे तो वीडियो उनको दिख जाएगा, तो ज्यादातर लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। दैट्स इज ऑल द पर्पस। तो सिंपली हिट लाइक। अगर वो वीडियो से तुमको वैल्यू मिलता है तो जस्ट हिट लाइक, दैट्स इट। तो ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये जो पूरा जो कंडक्टर है इस पर यूनिफॉर्मिटी, तो ये चार्ज हो गया। दिस इज हाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर मान लो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज ना होके नेगेटिव चार्ज होता, तब क्या होता? तो नेगेटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, रिपल्शन के कारण नेगेटिव चार्ज दूर दूर चले गए होते। अगर हम अर्थिंग करते तो नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर क्या होता, मतलब पॉजिटिव चार्ज अर्थ से आया होता, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है।
तो इंडक्शन का जो फेनोमेना है, इससे सिर्फ निगेटिवली बॉडी जो है वो निगेटिवली चार्ज होगा, ऐसा बात नहीं है। डिपेंड करता है कि हमने किससे इसको चार्ज किया है। क्या हमने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से चार्ज किया, निगेटिवली चार्ज बॉडी से चार्ज किया। जिससे भी चार्ज किया है वो हमारा उसके अकॉर्डिंग ही बॉडी चार्ज होता है, और इसमें कहीं भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तो आई होप कि ये इंडक्शन फेनोमेना तुम लोग को अच्छे से समझ आया हो। इसी फेनोमेना के ऊपर बेस्ड एक डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अगर कायदे से पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो ये एक डिवाइस है नेचर ऑफ चार्ज पता करने का। अ डिवाइस used to recognize the nature of charge on a charged body. अगर हमारे पास कोई एक चार्ज्ड बॉडी है तो उस पर नेचर ऑफ चार्ज क्या है, ये फिगर आउट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप हम यूज करते हैं। कैसा दिखता है इलेक्ट्रोस्कोप? देखो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्कोप का ऑलरेडी एक डायग्राम दिया हुआ है। बहुत सिंपल डिवाइस है, कोई ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। ये एक कांच का ट्रांसपेरेंट हमारा बॉटल जैसा है, और ये एक कंडक्टर यहां से यहां तक, ये कंडक्टिंग डिस्क, और इसको ये एक्चुअली गोल्ड लिप्स बोलते हैं, इसको लिप्स, गोल्ड लिप्स। ये दूसरे मटेरियल की भी हो सकते हैं, लेकिन जो गोल्ड है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है और उसके फाइन लिप्स बनाई जाती है, इसलिए ज्यादातर जो मतलब ऑथेंटिक डिवाइस होता है उसमें ये गोल्ड लिप्स होती है। और ये जो इनके बीच का डाइवर्जन है, इस एंगल को कुछ देर के लिए मैं चाहूं तो अल्फा लिख सकता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर इन दोनों पर सेम चार्ज हो तो ड्यू टू रिपल्सन इनके बीच का डाइवर्जन बढ़ जाता है। अगर इनके ऊपर चार्ज को कम करेंगे तो डाइवर्जन घट जाएगा। तो बेसिकली इनके बीच का डाइवर्जन बढ़ना और घटना एक तरीके से हमको ये बताएगा कि जो चार्ज इस लिप्स पर है वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और उसी से हमारा ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्कोप वर्क करता है। देखो अभी जो इलेक्ट्रोस्कोप हमने लिया है ये न्यूट्रल है, और कोई भी इलेक्ट्रोस्कोप जो न्यूट्रल है उस पर हम कोई भी मतलब फिगर आउट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोस्कोप को जब हमको यूज करना है तो सबसे पहले उसको नोन चार्ज से चार्ज करना पड़ेगा। हमारा कोई एक नोन चार्ज बॉडी है। अब यहाँ पर बच्चों को थोड़ा फिर से कंफ्यूजन होता है कि सर पहला चार्ज कैसे पता चला होगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा, या फिर ये पहले वही बात होगी कि पहले घड़ी को कैसे सेट किया गया होगा, उसका टाइम कैसे सेट किया गया होगा। तो हम लोग ये सब उलझन में नहीं पड़े कि पहला कब कैसे क्या हुआ। हम इस बात को समझे कि इलेक्ट्रोस्कोप को बिना चार्ज किए हम इसका यूज नहीं कर सकते। अगर हमको एक इलेक्ट्रोस्कोप यूज करना है और हम किस काम में यूज करते हैं, चार्ज को पहचानने में, किसी भी बॉडी पर क्या चार्ज है इसको पहचानने में यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको हमको एक नॉन चार्ज्ड बॉडी से चार्ज करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मान लेते हैं कि हमने इस इलेक्ट्रोस्कोप को एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से चार्ज कर दिया, डायरेक्टली टच करके एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से चार्ज कर दिया। तो इस तरीके से, और ये जो रॉड है वो नीचे गया हुआ है यहाँ पर, और ये चार्ज इस लिप्स पर भी आया हुआ है। तो नो डाउट रिपल्सन होगा इनमें, और ये एक डाइवर्जन शो करेगी। पहले जब इस पर चार्ज नहीं था ना, तब इस लिप्स में कोई डाइवर्जन नहीं होगा, तब ये बिल्कुल कोलैप्स रहेगा।
इनके बीच का जो एंगल है अल्फा वो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा. The alpha will be almost equal to zero when the electroscope was uncharged. Now, अगर हमने इसको अब चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा? अब हम ये डिवाइस जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो रेडी हो चुका है किसी भी डिवाइस का चार्ज, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका चार्ज का नेचर पता करने के लिए. जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, हमको नहीं पता कि इस पर चार्ज क्या है, तो हमको क्या करना है कि उस निगेटिवली चार्ज बॉडी को सिर्फ इसके पास लेके आना है. ये हमारा निगेटिवली चार्ज बॉडी है. तो जैसे ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, और याद रखना कि इलेक्ट्रोस्कोप पर जो चार्ज होता है वो बहुत कम होता है. ऐसा नहीं कि भर भर के चार्ज दिया है, इस पर चार्ज होता है लेकिन बहुत कम होता है. और जो दूसरी बॉडी है उस पर जो चार्ज होता है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा माना जाएगा इस इलेक्ट्रोस्कोप. तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. इसके कारण क्या होगा कि यहाँ जो लिव्स पर चार्जेस है वो मूव करके डिस्क पर आ जाएंगे. अट्रैक्शन के कारण ये जो चार्ज है लिव्स का ऊपर चला आएगा, और जब ऊपर चला आएगा तो लिव्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे, उनके बीच का डाइवर्जन कम हो जाएगा. यानी कि अगर हम कोई बॉडी को लेके आते हैं और लिव्स का डाइवर्जन कम होता है तो हम बोल सकते हैं कि उस बॉडी पर इलेक्ट्रोस्कोप वाला चार्ज का अपोजिट नेचर का चार्ज है. हमको ये पता है कि इलेक्ट्रोस्कोप पर कौन सा चार्ज है, उसका अपोजिट नेचर का चार्ज है. जैसे हमने यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन की पॉजिटिव चार्ज को लेके, तुम यही बात नेगेटिव चार्ज को भी लेके कर सकते हो. क्या मतलब है मेरा, ध्यान से समझो. मान लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव चार्ज से चार्ज किया होता, जस्ट एग्जांपल ले लो, तो नेगेटिव चार्ज कुछ यहाँ भी रहेगा और ये लिव्स पर भी रहेगा, और लिव्स तब भी हमारा डाइवर्जेंस शो कर रही होगी. अब जब तुम एक निगेटिवली चार्ज बॉडी को यहां लेके आते हो, मैं दोनों एग्जांपल से सेम नेचर का चार्ज, अपोजिट नेचर का चार्ज दोनों से एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना. तुम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को यहां पर लेके आते हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली क्या करेगा? ये निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और क्या करेगा? तो ये जो लिव्स का चार्ज है ये भी ऊपर आ जाएगा, और लिव्स के बीच का जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा, लिव्स जो है वो कोलैप्स करेंगी, पास आएंगी. तो अगर हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि लिव्स पास आ रही है, इसका मतलब इस बॉडी पर जिसका नेचर हमको पता करना था उस पर इलेक्ट्रोस्कोप का जो चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज. तुम एक स्टेटमेंट यहां पर बना सकते हो, इफ the diversion of leaves decreases, then the nature of charge will be opposite of that of इलेक्ट्रोस्कोप. ये एक स्टेटमेंट हुआ. बहुत सारे स्टेटमेंट एक के बाद एक बनेंगे और तुम सारे स्टेटमेंट को याद नहीं कर पाओगे, मैं बता दे रहा हूं. तुमको समझना पड़ेगा, बिना समझे हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा अगर स्टेटमेंट याद करोगे तो. इसलिए जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे चीजों को समझने की कोशिश करो. अगर मान लो तुमने ये निगेटिवली चार्ज बॉडी, पहले वाले इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं, तुमने इसकी जगह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर लाया होता तो क्या होता? सपोज ये जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है इसको हटाओ और इसकी जगह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आओ. जैसा मैंने कहा है कि ये जो चार्ज है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा होता है,
तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज, इसको रिपेल करेगा। ये दूर जाना चाहेंगे तो दूर कहाँ जाएंगे? लिप्स के पास जाएंगे। लिप्स पर चार्ज पहले से ज्यादा हो गया, तो पहले से ज्यादा होगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, डाइवर्जन बढ़ जाएगा। तो हमने पहला स्टेटमेंट क्या लिया है? इफ द डाइवर्जन ऑफ लिप्स डिक्रीजेस देन द नेचर ऑफ चार्ज विल बी अपोजिट ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। और दूसरा स्टेटमेंट यही पर बन जाएगा, इफ डाइवर्जन इंक्रीजेस then the nature of charge will be same as that of electroscope. तो बिना टच किए अगर हम नेचर पता करना चाहते हैं तो ये दो हमारा जो आउटकम है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हमको अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, हमने उसको नोन चार्ज से चार्ज कर दिया। अब कोई भी बॉडी जिसका चार्ज हमको पता करना है नेचर, उसको सिर्फ पास लेके आएंगे और देखेंगे डाइवर्जन ऑफ लिप्स बढ़ रहा है या घट रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम नेचर तुरंत बता देंगे। दैट इज वन वे। सेकेंड तरीका क्या होगा कि अगर हम डायरेक्ट टच करें तो क्या हमारा ऑब्जर्वेशन चेंज होगा या ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा? ध्यान से समझना इस बात को। अभी हमने इस बॉडी को टच नहीं किया था इलेक्ट्रोस्कोप से, लेकिन मान लो कि अगर हमने टच कर दिया तब क्या होगा? क्या कंक्लूजन चेंज होगा या सेम रहेगा? कौन बताएगा? चलो सोच के बताओ। इफ वी टच द बॉडी and we then want to make a conclusion on the nature of charge that was on electroscope and on the body. So what conclusion we are going to make? Whether the conclusion is going to be the same or whether it will change. Think and answer. I want more hands. आराम से सोचो और आंसर करो। ओके, अगेन 3 ही बच्चों ने हैंड रेस किया है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। देखिए, आप अगर ट्राई करोगे तो चीजें कन्वर्ट होती हैं। मैं सबसे पहले आफिया से आंसर लेना चाहूंगा। आफिया, आप बताओ क्या होगा? सेम रहेगा कंक्लूजन या चेंज होगा? सर कंक्लूजन चेंज होगा। सेम रहेगा। ओके, आद्या आप बताइए। नहीं सर चेंज होगा। ओके, चेंज होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ऐसा आपका मत है। चलिए ठीक है, आद्या आप बताएं। सर मेरे हिसाब से सेम रहना चाहिए। ओके, मल्हार आपका? सर सेम रहेगा। आर्य आपका? सर सेम रहना चाहिए। ओके, तो देखो अभी क्या मैक्सिमम बच्चों ने सेम का बात किया, एक बच्चे का आंसर है चेंज होगा। तो हम लोग एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं एंड आई विल टेक योर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। लेकिन अभी क्या बहुत स्टार्टिंग है, अभी हम तुम लोग को सिर्फ लॉजिकली कैसे सोचा जाता है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 क्लास लगेंगी, तुम लोग का जो थिंकिंग है वो टोटली चेंज हो जाएगा और फिर हम जैसा चाहेंगे तुम लोग बिल्कुल वैसे ही सोचने लगोगे, फिर आंसर्स अपने आप आने लगेंगे।
ध्यान से सुनना, अगर तुम मान लो इस बॉडी को टच कर देते हो, डजंट मैटर कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो मैंने तुम लोग को पहले ही कहा था कि ये जो बॉडी है इसका चार्ज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वट एवर चार्ज आई हैव गिवन टू द इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप पर जो पहले से चार्ज दिया हुआ है उसके कंपेरिजन में ये चार्ज बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी, डजंट मैटर। तो देखो ध्यान से क्या होगा, अगर मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमने इसको टच करा दिया तो डेफिनेटली यहां से चार्ज यहां जाएगा, यही तो बात है। ज्यादा चार्ज है तो इस पर जाएगा, और अगर जाएगा तो डाइवर्जन बढ़ जाएगा। अगर यही निगेटिवली चार्ज बॉडी होता तो निगेटिव चार्ज इस पर जाता। अब निगेटिव चार्ज क्या करेगा, पहले वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। जो पहले का निगेटिव चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ था उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। जैसे मान लो यहाँ पर सेकंड वाले डायग्राम पर फोकस करो, यहाँ हमने सेम नेचर के चार्ज पर समझा कि डाइवर्जन बढ़ेगा। अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पर है, इस पर देखो, तो पॉजिटिव से अगर इसको टच कराएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और जब चीजें न्यूट्रलाइज होगी तो डाइवर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अभी भी जो हमारा कंक्लूजन है वो चेंज नहीं हो रहा, कायदे से अगर देखो ध्यान से तो चेंज नहीं हो रहा। पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को डाइवर्जन को बढ़ा रहा है। तो when the diversion of leaves decreases, the nature of charge will be opposite of that of electroscope। ये यहाँ पर भी वैलिड है। और अगर if diversion of leaves increases, then the nature of charge will be same as that of electroscope। यह भी वैलिड है। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर अगर हमने टच भी करा दिया तब भी और नहीं कराया तब भी, ये दोनों केस में हमारा कंक्लूजन सेम रहने वाला है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ बताओ। सर अगर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच करवाया तो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच करवाया, ओके, तो फिर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो वो मतलब इलेक्ट्रोस्कोप कंडक्टिंग है तो पूरा रीडिस्ट्रीब्यूट बोल सकते हैं ना। देखो इलेक्ट्रोस्कोप जो है ना उसका एक नेचर ये होता है कि एक लिमिट से वो बहुत ज्यादा चार्ज ले नहीं पाएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्कोप में चार्ज का एक लिमिटेशन है कि वो एक लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं पाएगा। मैं तुम्हारा प्रॉब्लम कंफ्यूजन समझ रहा हूँ कि मान लो वो निगेटिवली चार्ज बॉडी है, उसको न्यूट्रल तो किया ही किया, और इतना ज्यादा निगेटिव चार्ज दे दिया कि डाइवर्जन ऑफ लिप्स फिर से बढ़ गया, पहले से भी ज्यादा चार्ज हो गया। ऐसा तुम बोल रहे हो। इलेक्ट्रोस्कोप एक सेंसिटिव डिवाइस होता है, उस पर हम कितना भी चार्ज नहीं दे सकते। दैट इज नॉट लाइक आइसोलेटेड कंडक्टर। उस पर कुछ एक लेट से एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज से ज्यादा चार्ज नहीं जाएगा। तो हम लोग उस कंटेक्स्ट में ही इसको सोचेंगे, क्योंकि जो दूसरा कंटेक्स्ट तुम बोल रहे हो ना, फिर उसमें कंक्लूजन बनाना मुश्किल हो जाएगा। जो तुम कह रहे हो गलत नहीं है, बट इलेक्ट्रोस्कोप के केस में वैसा हम लोग नहीं सोच सकते कि ये नेगेटिव चार्ज पहले वाले इलेक्ट्रोस्कोप के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और ज्यादा जाके और ज्यादा उसको निगेटिव करके और ज्यादा उसका डाइवर्जन बढ़ा देगा। ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं। आई बात समझ में? हाँ सर। हम लोग को इलेक्ट्रोस्कोप को मान के चलना है कि दैट इज अ डिवाइस व्हिच डजंट कंटेन लॉट ऑफ चार्ज। चार्ज रखता है लेकिन इतना भी नहीं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए तुमको समझाते हैं, कंटेक्स्ट का सब बात समझना। हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी बॉडी, अगर मान लो कोई हॉट बॉडी है और हम लोग को उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो डेफिनेटली थर्मोमीटर टच करेंगे तो थर्मोमीटर टेम्परेचर बताएगा उसका। थर्मोमीटर टेम्परेचर कैसे बताता है? उसमें से कुछ हीट लेगा। जब हम थर्मोमीटर को उसके कांटेक्ट में लाते हैं तो उसमें से कुछ हीट वो जाएगा थर्मोमीटर में, तभी तो मर्क्यूरी का लेवल बढ़ेगा और तभी वो टेम्परेचर बताएगा। अब तुम ऐसा कहो कि सर हीट उसमें से निकला तब तो टेम्परेचर गिर गया, क्योंकि जब बॉडी से हीट निकलेगा तो टेम्परेचर फॉल होगा। अब इतना टेम्परेचर फॉल हो गया कि थर्मोमीटर ने इतना हीट एब्जॉर्ब कर लिया
कि उसका टेम्परेचर पहले 50 था, अब हो गया 30, तो 30 ही मेजर करेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर वो उस तरीके का डिवाइस रहा तो हो सकता है, लेकिन हमारा थर्मोमीटर सेंसिटिव डिवाइस होता है। ऐसा नहीं है कि वो हीट ले रहा है मतलब बहुत ज्यादा ले रहा है, बहुत थोड़ा हीट लेके वो रीडिंग बता देता है। तो बिल्कुल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम वैसे ही देखते हैं कि ये चीज है, लेकिन वहां पर ये बहुत कम है, इसलिए वो नेग्लिजिबल है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोस्कोप में अभी और भी बातें हैं, पहले ये जो सबसे बेसिक बात है ये समझ में आना चाहिए। अब मान लो एक इलेक्ट्रोस्कोप है जिसके अंदर एयर है, इलेक्ट्रोस्कोप विथ एयर। ये इलेक्ट्रोस्कोप है और इसके अंदर एयर है, इक्वेटेड भी होता है, मतलब एयर नहीं है, अभी हमने एयर मान के चले, ठीक है। और एक्सरेज पास की हमने। व्हाट इफ एन एक्सरे इज पास्ड थ्रू इट। अगर हमने इसमें से एक्सरेज पास कर दी तो क्या होगा लिव्स के साथ? पहले इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल है, या चलो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, कुछ हम लोग लेके चलते हैं। न्यूट्रल भी ले सकते हो, लेकिन न्यूट्रल में बहुत ज्यादा बात नहीं बन पाएगा। पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज, कुछ एक बात लेके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और देखो यहां पर प्योर लॉजिक है, मेरे को आंसर्स याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जब हम बोलेंगे तो अपने आप लॉजिकली आंसर सही निकलेगा, तुम लोग को भी वही लॉजिक डेवलप करना है। मैं मान के चलता हूं कि इलेक्ट्रोस्कोप पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, अब निगेटिव होता तो क्या होता ये तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो लिव्स पर भी पॉजिटिव चार्ज है और उनके बीच में एक डाइवर्जन हुआ पड़ा है, एंड इट्स ऑल अबाउट डाइवर्जन। जब भी हम इलेक्ट्रोस्कोप पर कमेंट करते हैं ना, तो इस एंगल पर ही कमेंट होता है कि अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, सब हमको अल्फा के टर्म्स में ही सोचना होता है। हम अल्फा का भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेंगे, डोंट वरी। एंगल का कैलकुलेशन कभी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ये मेडिकल में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत चांसेस हो सकता है, लेकिन मेडिकल में बिल्कुल भी। तो मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और हमने एक्सरे पास किया। नाउ द बेसिक क्वेश्चन दैट कम्स इन स्टूडेंट्स माइंड कि सर एक्सरेज हमने अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है और एक्सरेज हम लोग को क्लास 12 में पढ़ना है, एक्सरे पास करने से होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली एक्सरे डू? तो एक्सरे जो है, एक्सरेज आयोनाइज द एयर। अगर हम एक्सरेज को एयर से पास करेंगे तो आयोनाइज करता है। आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है? आयंस में तोड़ना। जैसे मान लो ये हमारा कोई गैस मॉलिक्यूल है, तो इसको तोड़ के एक आयन प्लस और एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसको तोड़ देगा, अलग अलग कर देगा। दिस इज द रूल ऑफ एक्सरेज। तो जब भी एक्सरेज कहीं से भी पास की जाती है, खास करके एयर से, तो याद रखना कि वो आयोनाइज करता है। और आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो एक न्यूट्रल एटम अगर है हमारे पास, तो उसको आयंस में तोड़ना। नाउ कमेंट कि अगर हम इस इलेक्ट्रोस्कोप से एक्सरेज पास करेंगे तो लीव्स के साथ क्या होगा? थिंक एंड देन आंसर। ओके, वेरी गुड।
श्रावणी, पहला आंसर हम आपसे लेना चाहेंगे। आपने सबसे पहले हैंड रेज किया, बताइए क्या होगा। सर डिफ्लेक्शन एंगल घटेगा। डिफ्लेक्शन बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा। घट जाएगा। ओके, क्यों? अरे छोड़ो, पहले और आंसर ले दो, फिर एक्सप्लेन करना। आप ये आपका क्या है आंसर? डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। ओके, वेरी गुड, सेम आंसर। एनीवन हैव डिफरेंट आंसर? अल्फा डिक्रीज करेगा, ऐसा बच्चों का आंसर है। दो बच्चों से हमने लिया आंसर। एनीवन जिन्होंने हैंड रेज किया है, जिनका आंसर है कि नहीं सर इंक्रीज करेगा? डिफरेंट आंसर? सर इंक्रीज। ओके, आर्या इंक्रीज करेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप ही से लेते हैं, क्यों इंक्रीज करेगा? सर क्योंकि जब एक्सरे पास होगी इलेक्ट्रोस्कोप से तो फिर एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो ज्यादा होगी, तो फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्ट्रिप्स में होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, तो फिर उन पे एडिशनल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बराबर बराबर बराबर। देखो 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 देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो बात है ना, वो इवेक्युएटेड इलेक्ट्रोस्कोप में हम यूज करते हैं। देखो बहुत सारे फिनोमेना है इलेक्ट्रोस्कोप रिलेटेड, जो आप बता रहे हो वो गलत नहीं है, बट वो कंटेक्स्ट यहाँ गलत हो गया। जब इलेक्ट्रोस्कोप में एयर हो और जब एक्सरे पास करते हो तो उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को काउंट नहीं करते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और उसके कारण क्या होगा, विल कम टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जब हम इवेक्युएटेड विदाउट एयर इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे, तब आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही होगा। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, उसमें एयर है, और एयर आयोनाइज होने के कारण आयंस में टूटता है, और आयंस जो है वो बल्की होते हैं। ये जैसे ये जो पॉजिटिव आयन है ये बल्की है, ये मूव नहीं करता बहुत ज्यादा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये मोबाइल होते हैं, ये थोड़े से इनका मास बहुत कम होता है, दे आर वेरी मोबाइल। और हमारा इलेक्ट्रोस्कोप अगर पहले से पॉजिटिवली चार्ज है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो एयर में है वो इनको अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा कि ये न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही न्यूट्रलाइज होंगे इनके बीच का डाइवर्जन जो है वो कम होने लगेगा। तो अगर हम लोग एक्सरेस पास करते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है, तो व्हाट विल हैपन, the conclusion that I am writing, that the diversion of leaves decreases as it is positively charged and it attracts electrons. अब यही बात निगेटिवली चार्ज अगर होता, मान लो अगर इलेक्ट्रोस्कोप निगेटिवली चार्ज होता, एयर है, सब कुछ सारी बातें सेम, सिर्फ इलेक्ट्रोस्कोप को निगेटिवली चार्ज कर दो और फिर से एक्सरे पास करो, और फिर तुमसे अगर कोई पूछे कि अब क्या कंक्लूजन होगा, लीव्स के बीच का डाइवर्जन बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, क्या बोलोगे? अगर लीव्स, हाँ आ रहा, बताइए। सर घटेगा। अगर हमारा लीव्स पर निगेटिव चार्ज रहा, ध्यान से सुनना बच्चे, ये सब क्या है, बहुत बारीक बारीक एक्सप्लेनेशन है। मैं इसलिए क्लास के बिगिनिंग में ही आज बताया था कि आज हम लोग का पूरा कंसर्न इलेक्ट्रोस्कोप पर है, और ट्रस्ट मी अच्छे अच्छे बच्चों को डाउट होता है। सिंपल जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो डाउट होता ही होता है, अच्छे अच्छे बच्चे भी इसमें उलझ जाते हैं। इसलिए बहुत इत्मीनान से हम बता रहे हैं। तुम लोग को लगे कि नहीं समझ आया, तो ये वीडियो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है,
अगर तुम लोग क्लास में भी दोबारा पूछोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन सुनना बहुत ध्यान से। ये जो हमने कहा था कि एक्सरेज आयोनाइज करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जिनको हम कैटायन बोलते हैं, ये बल्की होते हैं, ये बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं होते। अगर ये इलेक्ट्रोस्कोप पर निगेटिवली चार्ज हमने डाल दिया, पहले ये निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को तो ये रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं पाएगा पास में, इनको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं होते। तो या तो ये बिल्कुल भी इनके बीच का डाइवर्जन चेंज नहीं होगा, या फिर जो बिल्कुल नियर बाई, जैसे गैस तो पूरे कंटेनर में है, तो बिल्कुल जो नियर बाई गैस मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन होगा वो आके चिपक के थोड़ा सा डाइवर्जन को कम कर सकते हैं। तो डाइवर्जन विल डिक्रीज स्लाइटली अगर ये निगेटिवली चार्ज हुआ तो। ऐसा नहीं जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में एकदम से कम हो जाएगा, कम हो गया था, कोलैप्स कर जाएंगी, वैसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयन कैटायन जो है वो बल्की होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर अगर एक कैटायन बना तो इसको लिप्स अट्रैक्ट कर ले। लिप्स इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो मोबाइल होते हैं, वो हल्के होते हैं, उनको अट्रैक्ट करना, उनको मूव करना आसान है। लेकिन ये जो पॉजिटिव आयंस है, इनको बहुत ज्यादा दूर से खींचा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग डाइवर्जन ऑफ लिप्स डिक्रीजेस स्लाइटली, ये वर्ड जरूर यूज करेंगे। और अगर नहीं भी डिक्रीज करने का बात हो और हमारे पास सबसे अप्रोप्रिएट आंसर वही दिख रहा हो तो वही मार्क करेंगे, ठीक है ना। देखो इस तरह के क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमको मार्क करना होता है। तुम देखो कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट तुमको कंटेस्ट के अनुसार क्या दिख रहा है, उसके अनुसार हम मार्क करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं कंक्लूजन, द डाइवर्जन ऑफ लिप decreases slightly और may the divergence of lips may decrease, ऐसे भी लिख सकते हो। ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर हुआ। slightly if electroscope is negatively charged। तो एयर में, अगर इलेक्ट्रोस्कोप में एयर हो और हम एक्सरे पास करें तो क्या होगा, ये बात पॉजिटिवली चार्ज के लिए और निगेटिवली चार्ज के लिए क्या क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अभी हम लोग एक स्टेप, एक लास्ट जो केस है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, और ध्यान से सुनना क्योंकि वहां पर बच्चों को कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होता है। जो आर्या ने थोड़ा बहुत पहले उसके बारे में बता दिया, लेकिन मर्ज मत करना, हर एक केस अलग अलग है। लास्ट वाला केस का कुछ बात लॉजिक इसमें हम डाल दें, इसका लॉजिक अगले में डाल दिए तो तुम खिचड़ी बना दोगे, और जब क्वेश्चन आएगा तो फिगर आउट नहीं कर पाओगे। जब क्वेश्चन आए तो देखना इवैक्यूएटेड है क्या। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है वो इलेक्ट्रोस्कोप इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड, अब ये वैक्यूम हो गया, अब एक्सरे पास करने से कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा। तब क्या होगा? अगर मान लो एक इवैक्यूएटेड इलेक्ट्रोस्कोप और एक्सरे पास कर दिए, तो पहले जो हमने लिखा था कि आयोनाइज कर देता है, ये बात तो रॉन्ग हो गई। अब तो ये होगा ही नहीं। तब क्या होगा? तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये चीज आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमेना में एक्चुअली होता क्या है?
थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। आपको पता है कि जब किसी मेटल के सरफेस पर लाइट को फॉल करते हैं, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, फोटोन से आया है, और लाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एक्सरेज भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट को हम किसी मेटल सरफेस पर फॉल कराते हैं, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। और ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, मतलब जैसे ही लाइट फॉल होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब बात आता है कि हमने ये जो मटेरियल, ये जो लिप्स यूज किया है, ये गोल्ड यूज किया है। अब गोल्ड की लिप से फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का लाइट हमको चाहिए होगा। लेकिन जब आपसे इलेक्ट्रोस्कोप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, बोला गया सिर्फ एक्सरे हम पास कर रहे हैं, और ऑप्शन में भी तुमको फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, तो तुम मान के चलोगे कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मतलब एक्सरेज जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं करवाएगा तो कुछ कंक्लूजन ही नहीं बनेगा, कुछ होगा ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन में कंटेक्स्ट क्या है ये समझना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में ये बात फ्रीक्वेंसी के बारे में जिक्र है कि हमको कम फ्रीक्वेंसी का भेजे है या ज्यादा फ्रीक्वेंसी का भेजे है? अगर ऐसा बात है तब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कम फ्रीक्वेंसी का हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, और जब कुछ होगा ही नहीं तो डाइवर्जन रिमेन सेम। लेकिन अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी, अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ, मतलब मान के चलेंगे ज्यादा है, तब क्या होगा, तब डाइवर्जन पर क्या होगा, ये अपने को सोचना है। तो देखो, मैं फिर से इस पर चार्ज दे देता हूं ताकि तुम लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आए। मैं मान के चलता हूं कि पहले इस पर पॉजिटिव चार्ज था, लिप्स और पॉजिटिव चार्ज दे दो, ये हमारा एंगल अल्फा है, और हमने एक्सरे पास कर दी, तो निकालेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो पहले से ही इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और तुम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, तो निकालोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको और वो पॉजिटिव ही करेगा ना। और पॉजिटिव करने का मतलब क्या होगा, डाइवर्जन इंक्रीज कर देगा। तो पहला कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रोस्कोप is positively charged, then diversion will increase, और अगर ये निगेटिवली चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण निगेटिव चार्ज और ज्यादा कम हो जाता तो ये कोलैप्स करने की स्थिति में आती। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इसी का रिवर्स लिख दो, इफ इलेक्ट्रोस्कोप इज negatively charged, then lips will collapse. डिक्रीज करना या कोलैप्स करना एक ही बात है। तो ये हमारा एक्सरे एक इवैक्यूएटेड इलेक्ट्रोस्कोप पे पास करने पर क्या होगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब बताओ, तीन पार्ट है इस पूरे इलेक्ट्रोस्कोप के। एक, हमने नेचर ऑफ चार्ज फिगर आउट किया। दूसरा, एयर में एक्सरे पास किया जब एयर था उसके अंदर, और जब वो इवैक्यूएटेड था तब उसको इससे एक्सरे पास किया।
क्या किसी भी केस में कोई कंफ्यूजन है? बताइए। ओके, एक और बात जो तुम लोग को मैं बताना चाहूंगा, जैसे बहुत बार हमसे ये पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी तुम लोग ने अभी तक देख लिया होगा कि दो पॉजिटिव चार्ज, वैसे तो ये है कूलम्ब्स लॉ का पार्ट, लेकिन मैं अभी न्यूमेरिकल पर बात नहीं कर रहा। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ सेपरेशन पर इनको रखा गया है, और इनके बीच का जो फोर्स है, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों रिपेल करेंगे, और दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F है। अब हमने ये दोनों जो चार्ज है, लेट्स से ये भी Q है और ये भी Q है, ये एक कंडक्टर को दे दिया, एक कंडक्टिंग बॉडीज को दे दिया, आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉडीज है, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये भी एक कंडक्टिंग बॉडी है, और उसके ऊपर ये Q चार्ज दे दिया, और सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम रखा, जो पहले हमने रखा था D, अब भी बिल्कुल सेम रखा। अब जो इनके बीच में फोर्स लगेगा F डैश, ये F के बराबर होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये आपको बताना है। ये हमारा कंडक्टिंग बॉडी है। बाकी लोग भी थोड़ा कोशिश करें। So please repeat the question. See, we have 2 point charges Q and Q, and they are placed at a distance D, and the force of interaction between them is, let's say, F. Now we give the charge to conducting bodies, identical conducting bodies, and place them at the same separation. That means the separation between the centers of these two spherical conductors is same as that of the previous point charges. Then the force of interaction will be same, increase, decrease, can't say. ओके, मल्हार, आफिया, दो लोग ने अभी तक, मैं कुछ नए बच्चे जो आंसर नहीं करते हैं उनसे मैं आंसर लेना चाहता हूं, और वो बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे। अभी तो बिल्कुल बिगिनिंग है, अभी तो सबके हैंड रेज होने चाहिए, अभी तो जस्ट हम लोग इंटर कर रहे हैं चैप्टर के अंदर। ओके, श्रावणी आप आंसर करिए। What we can say about F dash and F? माइक का कुछ इश्यू लग रहा है। चलिए आफिया आप बताइए। अच्छा ठीक कर रहा है, वर्क कर रहा है, चलिए बताइए। श्रावणी आप बताएं। सर कांट से हाँ, F dash पहले, F dash should be lesser than, greater than, equal to what? आंसर बताइए पहले। सर इक्वल। Equal. Okay. Anyone have different answer than this? Yes, sir. Okay. So So F dash will be greater. F dash will be greater. One student is saying F dash is equals to F. One student is saying F dash is greater than F. Anyone have different answer than these two? Malhar? सर मेरा डिक्रीज है। Okay. F dash is lesser than F. देखो तीनों आंसर आ गए। अब नॉन ऑफ दिस तो कोई मत बोल देना, क्योंकि यही तीन में से कुछ होने वाला है। नॉन ऑफ दिस कैसे हो सकता है? देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेंगे। ब्लाइंडली सोचोगे तो आंसर मिल नहीं पाएगा। कंडक्टिंग बॉडीज, बहुत सारे हिंट आपको दिए गए हैं। कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज फ्री होते हैं। अगर तुम इस क्यू चार्ज को इस बॉडी के ऊपर दे दिए तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से होगा। ऐसा बात तब होता जब ये नहीं होता। अगर हम
अकेले इस बॉडी को चार्ज दे दे प्लस प्लस क्यू, तो ये पूरा यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, नो डाउट। और इसका सेंटर इसके सेंटर पर होगा, ये जो चार्ज का सेंटर है इसके सेंटर पर होगा। लेकिन जिसकी विसिनिटी में, इसके पास में एक दूसरा भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश में क्या करेंगे कि चार्ज को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण क्या होगा कि ज्यादातर चार्ज पॉजिटिव इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इस वाले में ज्यादातर चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो जो चार्ज का सेंटर यहां होता था, अब वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका जो यहां होना चाहिए था वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इफेक्टिव सेपरेशन विल इंक्रीज, और अगर सेपरेशन ऑफ बिटवीन द चार्जेस इंक्रीज देन द फोर्स विल डिक्रीज। तो जो थर्ड आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बात को आप समझिए कि थर्ड आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्यों, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर ये एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी होता तब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन ये एक कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी में जरूरत पड़ने पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, और यहां पर जरूरत पड़ रही है। बगल में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दोनों में रिपल्सन होगा, चार्ज दूर दूर जाना चाहेगा। अब बॉडी को छोड़ के तो नहीं जा सकता, तो जितना दूर जा सकता है उतना दूर जाएगा। इसमें भी जितना दूर जा सकता है उतना दूर जाएगा। तो चार्ज का जो सेंटर है, और सेंटर ऑफ चार्ज will shift towards left, in this it will shift towards right. Now the effective separation will increase. The separation between the center is still d, but the effective separation between the charge centers is greater than d, and that's why the force will decrease. Force will decrease. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना मत। इसके अलावा एक दो और बातें हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी में कैसा फोर्स लगेगा, और ये कंडक्टर है। ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन? जीरो, नॉन जीरो, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, व्हाट? आधे आप बताएं। सर अट्रैक्टिव। अब देखो, नॉर्मल थिंकिंग बिल्कुल सही आंसर है। नॉर्मल थिंकिंग ये कहती है कि सर फोर्स तो चार्ज के कारण लगता है, तो एक बॉडी पर तो चार्ज है ही नहीं, तो फोर्स कैसे लगेगा? ये नॉर्मल थिंकिंग। लेकिन चूंकि हमने इंडक्शन के बारे में इतना सारा बात अब कर दिया है, थोड़ा थोड़ा तो तुम लोग को आइडिया लगने लगा होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो इफेक्टिवली दिस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एंड ड्यू टू दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन द नेगेटिव चार्ज इज कमिंग इफेक्टिवली नियर बाय, एंड द पॉजिटिव चार्ज इज इफेक्टिवली गोइंग फर्दर। तो नेगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्शन और पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्शन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, तो बॉडी विल अट्रैक्ट। इसलिए दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो दोनों पर चार्ज होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। इसलिए अट्रैक्शन जो है वो एक्चुअल प्रूफ नहीं होता कि बॉडी पर चार्ज है या नहीं, रिपल्शन प्रूफ होता है। अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही है तो डेफिनेटली दोनों पर चार्ज होगा। बिना दोनों पर चार्ज लिए कोई बॉडी रिपेल नहीं कर सकता। तो एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट बनाया जाता है, रिपल्शन इज द एक्चुअल प्रूफ। ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। तुम चेक करके देख लो,
दो बॉडीज पर कि एक पर चार्ज दो एक पर मत दो, दोनों पर चार्ज दे दो। अगर रिपल्शन होगा तो दोनों पर चार्ज होना पड़ेगा, एक पर चार्ज हो या दोनों अनचार्ज हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अट्रैक्शन में एक पर चार्ज हो और दूसरा न्यूट्रल हो तब भी अट्रैक्शन हो सकता है। एक और क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना, बस लास्ट है। अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, हैवली, बहुत ज्यादा चार्ज है, और एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव है बट स्लाइटली चार्ज, क्या दोनों में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? दोनों में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन भी हो सकता है? आर्या बताइए। सर अट्रैक्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन भी हो सकता है, ये वर्ड मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं वैसे ही याद रखना। अट्रैक्ट करेंगे हमेशा, रिपेल करेंगे हमेशा, ये वर्ड सही नहीं है। दे मे अट्रैक्ट ऑल्सो, यहां पर एक जो रिपेल करेंगे ये तो बहुत कॉमन सा बात है, लेकिन दे मे अट्रैक्ट ऑल्सो। क्यों? अगेन वही बात है, ये स्लाइटली चार्ज है और ये इतना ज्यादा डेंस चार्ज है, ये इसको रिपेल करके दूर फेंक देगा, इधर का सारा चार्ज इधर चलाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, इंडक्शन फिनोमेना। और जैसे ही इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा तो सेंटर नेगेटिव चार्ज का पास आ गया, अट्रैक्ट कर लेगा। तो स्लाइटली नेगेटिव अगर चार्ज रहे तो इन दोनों में अट्रैक्शन भी देखा जा सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जब इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपका आज का डिस्कशन उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं आज यहीं तक रखता हूं, आप लोग इस डिस्कशन को मैं आज पीडीएफ भी शेयर करता हूं। हाँ बताइए। सर आपने अभी एक क्वेश्चन दिया था ना जिसमें कंडक्टिंग बॉडीज थी दो। कंडक्टिंग मतलब दो चार्जेस थे और फिर कंडक्टिंग बॉडीज पे हाँ, चार्ज हाँ, हाँ। ट्रांसफर किया था। हाँ, अगर सर उसमें नॉन कंडक्टिंग बॉडीज होती थी तो फिर हम सेम ही कंसीडर करते हैं। नॉन कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये वर्ड मेरे को अभी तक लिख देना चाहिए था, अच्छा किया तुमने जाते जाते ये वर्ड मेरे को लिखवा दिया। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज only takes place in conductors। बहुत ही जरूरी बात है, इसको तुमने अच्छा किया मेरे से एक्सप्लिसिटली लिखवा दिया। अगर ये जो कंडक्टिंग बॉडी को हमने दिया है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी को दे देंगे तो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। रिडिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में होता है। बिल्कुल सही वर्ड पकड़े हो तो एक बार ये सारा आप लोग देखिए, क्योंकि ये सब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। इसके बाद तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में जाएंगे तो दम उसके बाद न्यूमेरिकल का ही लगातार स्कोप है, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल चलेंगे। तो आज के लिए दोनों लेक्चर्स हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फेनोमेना, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, मैं आज का दोनों पीडीएफ शेयर कर देता हूं। एनीवन हैव एनीथिंग टू आस्क? किसी को कुछ पूछना है? हाँ बताइए। सर कल मॉर्निंग में क्लास वही टाइम पे होगा ना? मॉर्निंग में क्लास कल रखना है क्या? कल इवनिंग में क्लास है ना आप लोग की, आज तो मॉर्निंग में हमने रख दी थी। और मेरे को ये बात ग्रुप में वैसे मैं एक बार पोस्ट करने वाला हूँ, देख लो जितने बच्चे हो, क्योंकि पहले क्या है मल्हार और टैलेंट का टाइमिंग का थोड़ा सा वो दिक्कत होता था, तो 15 मिनट से क्लास छूट जाते थे। लेकिन मैं इस बार देख रहा हूँ कि सबका मॉर्निंग फ्री है, तो मैं इवनिंग में क्लासेस अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ।
कल तो मॉर्निंग में क्लास नहीं है, कल इवनिंग में ही है। लेकिन अगर तुम लोग देखो, अगर सब लोग कंफर्टेबल हो गए तो ये क्लासेस टोटली मॉर्निंग में शिफ्ट हो सकती है 6 to 7:30 टाइमिंग। अगर मॉर्निंग में क्लासेस करना चाहते हो, और ये मैं अभी लिबर्टी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी 11th शुरू नहीं हुआ, एक बार 11th का कमिटमेंट हो जाएगा तो फिर मैं ये टाइमिंग चेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम लोग का मॉर्निंग में क्लास होना है तो 6 to 7:30 हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। और अगर तुम लोग इवनिंग क्लास में कंफर्टेबल हो तो 9 to 10:30 में भी इसको थोड़ा और कम किया जा सकता है, 8:30 to 10 सॉरी। लेकिन अभी हम उसको कमिट नहीं कर रहे क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए अभी 9 to 10:30 सबसे सेफ है, डिस्टर्ब नहीं होगी क्लास। बाकी अगर मॉर्निंग में करते हो तब तो ये तो हमेशा बिल्कुल सही चलने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट तुम लोग क्या है, मॉर्निंग रात में पढ़ते हो, सुबह जल्दी नहीं जगते, तो इसके लिए एक बार अपन डिसाइड कर ले, कोई हट जल्दीबाजी नहीं है। 11th का बैच अभी स्टार्ट थोड़ा लेट से होगा, तो उसके पहले अगर तुम लोग जो भी टाइमिंग अपना फिक्स करोगे, अब वो पूरे सेशन के लिए फिक्स हो जाएगा। मतलब जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता तब तक वो फिक्स मान के चलो। तो इस पर मैं राय लूंगा, एक बार पोल करा दूंगा, तो इस पर भी अपने को सोचना है। टुमारो मॉर्निंग नो क्लास, टुमारो इवनिंग देयर इज ए क्लास। हाँ बोलिए। सर ये सुबह का टाइमिंग शायद से मुझे हो नहीं पाएगा क्योंकि वो 8 बजे से 8 बजे करने वाले हैं कल से। अच्छा, तुम लोग को 8 ही बजे बुलाया गया है क्या? हाँ, वो मतलब उधर ही रहना है, मतलब 8 बजे तक शाम के। अच्छा, तब भी 6 to 7:30 तुम मतलब चाहो तो कर सकते हो। मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये वाला टाइम जो है ना, अगर बच्चा फिजिक्स का तुम लोग मॉर्निंग फिक्स कर दो, जैसे 1.5 घंटे की क्लास, उसके बाद 1-1.5 घंटा सेल्फ स्टडी। तो अगर 8 बजे तुम वहां जाते हो तो भी वहां फिजिक्स ही कंटिन्यू करो, क्योंकि क्लासेस तो तुम्हारी 2 या 3 बजे से लगती है ना, कि सुबह से ही लगती है? नहीं सर, 3 बजे से। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे बच्चों के लिए ये बेस्ट होगा। एक तरीका है, बट मैं तुम लोग को फोर्स नहीं करूंगा, तुम लोग डिसाइड करो आराम से कि मॉर्निंग का टाइम फिक्स करो फिजिक्स के लिए। 6 to 7:30 फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, उसके बाद 15-20 मिनट का 15 मिनट का एक गैप लेके फिर से 1-1.5 घंटा बैठ के तुम उसको सॉल्व कर लो। मल्हार, आपके लिए बेटर होगा कि आप जब इंस्टीट्यूट में जाते हो तो फर्स्ट आवर ऑफ जो सेल्फ स्टडी का है उसे फिजिक्स सॉल्व कर लो, related to the topic that I have discussed, related to the topic that is going in the class, कोई भी चलेगा। लेकिन अगर वो कर लोगे तो ये एकदम, अब फिजिक्स पूरे दिन अब जरूरत ही नहीं है, 1.5 घंटा क्लास, 1 घंटा 1.5 घंटा सॉल्विंग, बस। अब फिजिक्स हो गया। अब बाकी का पूरा दिन केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के लिए, सॉरी केमिस्ट्री और बायो के लिए। एक बार देखो, ट्राई करो, सोचो एक बार ऐसे, अगर ये चलता है तो। नहीं तो 9 to 10:30 में मेरे को कोई इश्यू नहीं है, ट्रस्ट में, एकदम परफेक्ट ये भी टाइम है। तुम लोग अगर इसमें कंफर्टेबल हो तो यही चलेगा। तो वी नॉट गोइंग टू शिफ्ट द क्लास इन दिस वीक। ये वीक तो एज इट इज चलेगा 9 to 10:30। अगले वीक से अगर कोई भी चेंजेस करना होगा तो हम कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।